वेलकम टू द दुर्वा क्लासेज। दुर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जयदीप सिंह और हम पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास है। इसमें हम आज बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की। सभी को बहुत बहुत राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषताएं। हमारे भारतीय जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हम उन पर आज चर्चा करेंगे। अगर संविधान की विशेषताओं की बात करें तो जैसे कुछ विशेषता ये हो गई कि हमारा भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है। लिखित संविधान में भी सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का। ये इसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि संविधान का जो स्रोत है वो क्या है, 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसकी क्या भूमिका रही थी, और भी हम बहुत सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता यही है कि कैसा संविधान है हमारा? लिखित संविधान है साहब। लिखित संविधान। दुनिया में दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब यह होता है कि ऐसा संविधान या ऐसा दस्तावेज जिसके 50% विधियों को लिपिबद्ध कर दिया गया हो, वह संविधान लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। और अलिखित संविधान के अंतर्गत ऐसे संविधान को माना जाता है जिसकी 50% से अधिक विधियों को लिपिबद्ध नहीं किया गया हो या लिखा हुआ नहीं हो, उसे अलिखित संविधान कह सकते हैं। दोनों ही संविधान परंपराओं पर हो सकते हैं। लिपिबद्ध और बिना लिपिबद्ध का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। सबसे ज़्यादा जो अलिखित संविधान होता है उसमें परंपराओं का विशेष योगदान होता है, क्योंकि वह चीज़ें परंपराओं के आधार पर चलती रहती हैं और उनको कभी भी लिपिबद्ध नहीं किया जाता है या समय समय पर उनको लिपिबद्ध करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान क्या है? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर दुनिया के सबसे छोटे लिखित संविधान की बात की जाए तो अमेरिका का है। दूसरा है हमारे संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत। यदि हम संवैधानिक स्रोतों की बात करें तो दो तरीके से हम देख सकते हैं इसे। पहली बात तो यह है कि प्रस्तावना में पहली ही लाइन स्पष्ट लिखी हुई है, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग इस संविधान का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। और प्रस्तावना के अंतिम लाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को हम इस संविधान को क्या कर रहे हैं? अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मर्पित कर रहे हैं या अंगीकृत कर रहे हैं। तो दो बातें हमें यहाँ देखनी है कि पहले संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। दूसरी चीज़ हम देखें तो भारत ने कई देशों के संविधान का क्या किया है? अध्ययन किया है। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है, तब जाके अपने संविधान को तैयार किया है। जो भारतीय संविधान को तैयार करने वाले लोग थे, जो विद्वान थे या संविधान निर्माता जो सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद भारत की स्थिति परिस्थिति के अनुकूल जो चीज़ें ठीक लगीं उनको क्या किया है? भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उससे चीज़ों को लिया गया। मतलब हमारे संविधान में करीब संपूर्ण रूप से 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से करीब 284 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, तो संविधान के स्रोत में हम दो प्रकार के स्रोत देखेंगे। पहला स्रोत तो हमने देखा भारत के लोग, दूसरा था भारत शासन अधिनियम 1935 से भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तीसरी हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था है
और यह भी संघात्मक व्यवस्था कैसी है, एकात्मकता की ओर झुकाव लिए हुए है। संघात्मक व्यवस्था, यहाँ हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक संविधान है, और वो भी एकात्मकता की ओर झुकाव लेके। अब हम देखेंगे कि संघात्मकता क्या होती है और एकात्मकता क्या होता है। संघात्मक व्यवस्था हमने अपनाई है और हमारे संविधान में कहीं भी अनुच्छेद 1 में भी यही लिखा है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, दो सदन होते हैं, दो सरकारें होती हैं, शक्तियों का विभाजन होता है, कठोर संविधान होता है। ये चीज़ें तो होती हैं संघात्मक व्यवस्था में। एकात्मकता में क्या होता है, इकहरी नागरिकता होती है। संविधान कैसा होता है, लचीला होता है, संविधान संशोधन आसानी से हो जाता है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो हम एक इंडेक्स बना के इन दोनों चीज़ों को देखने का एक बार प्रयास करेंगे कि संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है। एकात्मक में मिलेगा, केंद्र जो होगा ना मजबूत स्थिति में होगा, मजबूत केंद्र। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्र की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में क्या होगा, राज्यपाल होगा। इकहरी नागरिकता मिलती है साहब। यहां दो सरकारें, दो सदन, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, कठोर संविधान। और यहां लचीला संविधान। अब हम एक एक पॉइंट्स पे इन पे हम चर्चा करेंगे। क्या पाया जाएगा, दो सरकारें मिलेंगी। ठीक है साहब, दो सरकारें हमारे यहाँ भी मिलती हैं, केंद्र में भी मिलती हैं देखने को, और राज्यों में भी मिलती हैं। तो हम दो सरकारों का मतलब है यहाँ एक हो गया केंद्र और एक हो गया राज्य। दो सदन, हमारे यहाँ भी दो सदन देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। शक्तियों का विभाजन अपने यहाँ भी देखने को मिलता है। तीन जो सूची हैं वो शक्तियों के विभाजन को प्रदर्शित करती हैं। तीन प्रकार की सूचियों का उल्लेख देखने को मिलता है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान है ही। अब बात करते हैं कठोर संविधान की। तो कठोर संविधान क्या होता है, जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो, ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहेंगे। या संविधान संशोधन करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस हो, ऐसे संविधान संशोधन प्रोसेस वाले संविधान को कठोर संविधान कहते हैं। और ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, वो बहुत इजी हो, ऐसे संविधान को क्या कहेंगे, लचीला संविधान कहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एकात्मक जो होती है, एकात्मक व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है, मजबूत केंद्र होता है। हमारे यहाँ भी केंद्र को क्या है, मजबूत स्थिति है। क्योंकि देखो अपशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, अपशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास हैं। ठीक है, और जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है,
केंद्र के पास है और कोई भी स्टेट केंद्र से क्या नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यों से समझौता किया गया है या कोई भी राज्य से अलग होना चाहे तो उसे अलग होने की अनुमति दे दी जाएगी। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र के द्वारा, एक प्रतिनिधि के रूप में क्या की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हमारे यहाँ भी की जाती है साहब। इकहरी नागरिकता, भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, भारत में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। कई देश हैं जिनमें डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान मिलता है या दोहरी नागरिकता मिलती है। स्टेट की नागरिकता अलग होती है और देश की या सेंटर की नागरिकता अलग होती है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है या इकहरी नागरिकता का ही प्रावधान है। लचीला संविधान, अपने यहाँ जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन की प्रोसेस बताई गई हैं। तो हमारे संविधान में संशोधन करना की 2 तरीके हैं। एक तो कठोर प्रावधान भी है, उसमें संसद से 2/3 बहुमत, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं, विशेष बहुमत से और आधे राज्यों की विधानसभाओं से अधिक की क्या चाहिए, मंजूरी या अनुमोदन चाहिए। ऐसे संविधान संशोधन की प्रोसेस को कठोर संविधान संशोधन में ले जाएंगे। और जिनमें सामान्य तरीके से संशोधन हो जाए, 2/3 बहुमत से या सामान्य तरीके से हो जाए, वो भी हमारे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। तो इसलिए से क्या कहेंगे, लचीला संविधान भी कहेंगे। तो हमने देखा ये तीसरी विशेषता थी हमारी संघात्मक व्यवस्था, जो कि हमारी क्या, एकात्मकता की ओर झुकाव कह सकते हैं हम इसे। संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है लेकिन एकात्मकता की ओर क्या है, झुकाव है। ठीक है साहब। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, एकीकृत न्यायपालिका। अपने यहाँ भी साहब एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है। और आपातकालों का भी प्रावधान है। आपातकालों की बात करें तो ये अनुच्छेद 352 से 360 तक चलते हैं और ये विशेषताओं में है, इसलिए हम इसे अलग से देख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा संघात्मक और एकात्मकता की विशेषताओं में। संघात्मक और एकात्मकता की विशेषताओं पर अगर हम एक बार और नज़र डालते हैं, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था पर हम एक बार और नज़र डालते हैं। हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है जो कि एकात्मक की ओर क्या है, एकात्मक व्यवस्था की ओर झुकाव लिए हुए है। संघात्मक व्यवस्था में 2 सरकारें पाई जाती हैं, अपने यहाँ भी 2 सरकारें हैं। 2 सदन पाए जाते हैं, अपने यहाँ भी भारत में 2 सदन हैं। ठीक है। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन है, अपने यहाँ भी शक्तियों का विभाजन है। लिखित संविधान है, अपने यहाँ भी लिखित संविधान है। और कठोर संविधान, अपने यहाँ भी कठोर संविधान देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव की, तो यहाँ पे भी मजबूत केंद्र है, भारत के में भी मजबूत केंद्र है। राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक देखने को मिलता है। लचीला संविधान संशोधन की प्रोसेस, लचीला संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है और आपातकाल का भी प्रावधान है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। तो हमारा जो संविधान है वो कैसा है, समाजवादी। समाजवाद की व्यवस्था को धारण किए हुए, समाजवाद की व्यवस्था को धारण किए हुए यहाँ समाजवादी राज्य है। और समाजवाद में भी कैसा, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। अब देखते हैं समाजवाद क्या होता है। समाजवाद का सीधा सा अर्थ है राज्य के जो संसाधन हैं उन पर किसका स्वामित्व होगा, उन पर राज्य का स्वामित्व होगा। राज्य के जितने भी संसाधन हैं उन पर किसका स्वामित्व होगा, राज्य का स्वामित्व होगा। जबकि समाजवाद के एक अपोजिट विचारधारा है जिसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद में जितने भी संसाधन होते हैं उस पर व्यक्ति विशेष का भी क्या हो सकता है, स्वामित्व हो सकता है।
अगर बात करें समाजवाद की, तो यह समाजवाद हमारे प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। समाजवाद जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है। शुद्ध समाजवाद में भी एक और होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, तो हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। मतलब लोगों के तंत्र के हिसाब से, जनता के प्रतिनिधियों के हिसाब से या जनता की भागीदारी के हिसाब से समाजवाद को अपनाया गया है। ठीक है साहब, ये हो गया हमारा संविधान की विशेषता कैसी है, समाजवादी राज्य की विशेषता धारण किए हुए। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। हमारा भारत कैसा पंथ निरपेक्ष राज्य है। या हम पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब हुआ कि भारत का खुद का कोई क्या नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है। लोगों का जो धर्म है, भारत की जनता का जो धर्म है, वही क्या है, भारत का धर्म है। भारत के जो संविधान में मूल अधिकारों में भी आस्था के लिए हम क्या कह सकते हैं, मूल अधिकार में भी जगह दी गई है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है, तो हमें वहाँ भी देखने को मिलती है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये हमने 5 पॉइंट इधर देखे। अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी हमने अपनाई है। हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक का मतलब ऐसा देश जिसमें जनता की भागीदारी को राजनीति में क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। ऐसे देश को क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक देश कहेंगे। जिसकी जनता जो है डायरेक्ट क्या कर रही हो, पार्टिसिपेट कर रही हो, भाग ले रही हो राजनीति में। तो हमारे देश में भी जनता की क्या है, भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वह भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसलिए हमारा भारत कैसा है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले पॉइंट 7 नंबर पे, हमारा देश में कैसी व्यवस्था है, गणतंत्र या गणराज्य व्यवस्था पाई जाती है। तो देखेंगे हम गणतंत्र और गणराज्य व्यवस्था क्या है। हमारा देश कैसा है, गणतांत्रिक देश है या गणराज्य व्यवस्था पाई जाती है। गणतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है और गणराज्य। गणतंत्र और गणराज्य का मतलब ये हुआ कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष है, जो कि हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति महोदय जी हैं, जिनको महामहिम भी कहते हैं या इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। उनका जो पद होगा वह कैसे होगा, वंशानुगत ना होके कैसे होगा, निर्वाचित होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया 2 प्रकार से हो सकती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी का जो पद है या वो कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो भारत कैसा देश है, गणतंत्र या गणराज्य वाला देश है। अब हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। हमारी 8वीं विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ भारत में सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं। स्पेशली अनुच्छेद 14 में यहाँ तक लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता। मतलब विधि के सामने सभी व्यक्ति क्या है, समान है। विधि किसी भी व्यक्ति में क्या नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है। 9वां पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि 2 प्रणालियां देखने को मिलती हैं। एक है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी है अध्यक्षात्मक प्रणाली। जैसे यूएसए में जो होता है वहाँ अध्यक्ष मैन होता है और हमारे यहाँ संसद मैन है। तो हमारे भारत ने ब्रिटेन से यह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसद में हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ संसद में
3 लोगों से मिलकर संसद बनती है, या तीन में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। ये हो गया संसदीय शासन प्रणाली। अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ कार्यपालिका जो है वह 2 प्रकार की पाई जाती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री और क्या होता है, मंत्रिपरिषद। और नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर बात करें तो इसके अंदर कौन आता है, राष्ट्रपति महोदय आते हैं। ठीक है, तो वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका भी हमारे संविधान की क्या है, एक विशेषता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, हमारा 11वां पॉइंट है इकहरी नागरिकता। ये भी हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इकहरी नागरिकता भी हमें देखने को मिलती है। इकहरी नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। मैंने इकहरी नागरिकता के बारे में बता दिया। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है, डुअल सिटीजनशिप को नहीं अपनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, तो इनको भी हम देखेंगे। मूल अधिकार जिनका उल्लेख भाग 3 में है और अनुच्छेद है 12 से 35 तक। हमारी अगली विशेषता की बात करते हैं। संविधान की अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता की हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है और अनुच्छेद है 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से तात्पर्य यह है कि राज्य जब विधियों का निर्माण करेगा तो क्या करेगा, जब नीतियों का निर्माण करेगा तो उसके लिए संविधान में क्या दिए गए, कुछ निर्देश दिए गए। वह निर्देश कैसे हैं? राज्य की जो जनता है उसकी भलाई को लेकर कुछ निर्देश हैं कि जब आप संविधान का निर्माण करते हो तो आप जब विधियों का निर्माण करते हो तो संविधान में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख है जिन बातों को आप ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, नीतियों का निर्माण करना है। ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें देखने को मिलती हैं। अब हम अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इनका उल्लेख भाग 4 के में है और अनुच्छेद है 51 के। ठीक है, अगली विशेषता है हमारी जो शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तर की शासन व्यवस्था है। तो हम ऐसे कह सकते हैं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भी हमें देखने को अपने संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। 3 स्तरीय शासन व्यवस्था में साहब क्या क्या चीज़ है? इसमें हम लिख सकते हैं संघ सरकार। संघ सरकार का उल्लेख भाग 5 में है। अनुच्छेद
52 से 151 तक इनका उल्लेख है संघ सरकार का। बात करते हैं राज्य सरकार। 3 स्तर है ना, तो हम 3 स्तरों पे देख लेते हैं। 1 स्तर, 2 स्तर। राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 आते हैं। तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरे स्तर में आती हैं हमारी पंचायती राज की हम बात कर लेते हैं। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन आता है, सॉरी, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का उल्लेख है भाग 9 में और अनुच्छेद है 243। अब स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय शासन को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। पंचायती राज, पंचायती राज जो कि भाग 9 में है और अनुच्छेद है 243 ए से ओ तक। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो ये जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और हम बात कर लेते हैं अनुसूची की, तो अनुसूची है 11वीं अनुसूची। अगर हम बात कर लेते हैं यहां नगर पालिकाओं की, भाग 9 के दो, इसमें हम देखेंगे 243 पी से जेड टी तक देखने को मिलता है। और ये जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1992-93। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची देखने को मिलती है 12वीं अनुसूची। ये हमने अपने सरकार के 3 स्तर देखे कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। हमने यहाँ जो शासन व्यवस्था है इसके 3 स्तर देखे। पहले स्तर की हम बात करते हैं तो पहले स्तर पर संघ सरकार का उल्लेख देखा जो कि भाग 5 में है। अनुच्छेद देखा तो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। दूसरे स्तर की बात करते हैं तो दूसरे स्तर पर हमने राज्य सरकार देखा जो कि भाग 6 में है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अगर हम तीसरे स्तर की बात करते हैं तो तीसरे स्तर पर हमारे में कौन है? स्थानीय शासन है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। स्थानीय शासन 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहले नंबर पर जोड़ा है पंचायती राज। पंचायती राज की बात करें तो यह 11वीं तो अनुसूची में है, 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। और अनुच्छेदों की बात करें तो 243 ए से लेके 243 पी तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम दूसरी तरफ नगर पालिकाओं की बात करें तो यह इनका उल्लेख भाग 9 क में देखने को मिलता है जो कि अनुच्छेद 243 पी से जेड टी तक चलता है। और बात की जाए तो 12वीं अनुसूची में देखने को मिलता है जिसका उल्लेख 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। ये हमने यहाँ तक 15 विशेषता अपने संविधान की देखी हैं। अब बात करेंगे आगे की। सोलहवें नंबर की हम बात करते हैं सर।
तो हमारे यहाँ क्या देखने को मिलती है? स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि किसी भी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता होती है, किसी भी देश की सबसे बड़ी विशेषता होती है। क्योंकि अगर किसी भी देश में शक्तियों में संतुलन नहीं है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों में संतुलन नहीं है, तो उस देश में लोकतंत्र का कायम होना मेरे हिसाब से शायद मुमकिन ना हो। तो हमारे देश में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और हमारे देश की जो जनता है उसे अपनी न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास भी है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। न्यायपालिका, अब हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो इसके हमें 3 स्तर देखने को मिलते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमें देखने को मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत हम इसे कह सकते हैं। 17वीं जो विशेषता है हमारी, 17वीं विशेषता के अंतर्गत हम ले सकते हैं वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार की बात करें तो यह 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था वो देखते हैं हम एक बार। 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989। एक थे ताराकुंडे जी, ताराकुंडे समिति थी, ताराकुंडे समिति की सिफारिशों पर, ताराकुंडे समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। इसमें क्या किया गया? 21 से घटा के उम्र को कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। हमने अब तक 17 विशेषताएं हम देख चुके हैं। वयस्क मताधिकार हमने देखा, स्वतंत्र न्यायपालिका देखी। हमारे संविधान की 16वीं विशेषता ये है कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका मिलती है। हमारे यहाँ न्यायपालिका के अधिकांश जो हैं 3 स्तर देखने को मिलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलते हैं। अगर बात करें वयस्क मताधिकार, जो अगली विशेषता है हमारे संविधान की, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 होता है, जो कि ताराकुंडे समिति की सिफारिशों पर जो वयस्क मताधिकार की आयु है उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। अब हम बात करते हैं आगे की कि अगली विशेषता क्या है। अगली विशेषता की हम बात करें तो हमारे यहाँ संविधान में एक राजभाषा का भी उल्लेख देखने को मिलता है। राजभाषा, ठीक है। अगर राजभाषा की बात करें तो हमारे यहाँ राजभाषा कौन सी है? हिंदी राजभाषा है। और लिपि की बात करें, लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी क्या थी साहब? अंग्रेजी सहायक भाषा थी, सहायक भाषा, सहायक भाषा के तौर पर इसे मान्यता दी गई थी अंग्रेजी को, ठीक है। वो भी कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। लेकिन 1965 तक इसको मान्यता थी और 1965 में क्या किया जाता है? एक संशोधन किया जाता है और अनंत काल के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। राजभाषा बात करें, अनुच्छेद 343 भाग 17, अनुच्छेद 343। हम बात करते हैं हमारे संविधान की अगली विशेषता की, तो उसमें राजभाषा का उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है भारत की राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी जो है लिपि होगी, अंग्रेजी सहायक भाषा होगी।
अगर हम बात करें अंग्रेजी सहायक भाषा कब तक होगी, तो 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में उस समय मान्यता दी गई थी। 1950 से लेके 15 वर्ष यदि जोड़े जाएं तो 1965 होते हैं। उस समय एक संविधान संशोधन के दौरान अंग्रेजी को अनंत काल के लिए सहायक भाषा के तौर पर मान्यता दे दी गई। अगली विशेषता की हम बात करते हैं, तो अगली विशेषता है आपातकाल। आपातकाल उपबंध भी हमें देखने को मिलते हैं। आपातकाल की बात की जाए तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 352 से लेके भाग 18 में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। आपातकाल का उपबंध कितने में देखने को मिलता है? भाग 18। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद है 352 से लेके 360 तक। अब आपातकाल की भी बात की जाए तो आपातकाल भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लिख देते हैं हम, राष्ट्रीय आपात जो कि लगाया जाता है अनुच्छेद 352 से। और एक होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और तीसरा जो प्रकार है आपातकाल का वह है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ संविधान की विशेषताओं की बात की जाए तो आपातकाल की विशेषता भी हमें देखने को मिलती है। आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में है। अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकाल के उपबंध दिए गए। आपातकाल 3 प्रकार का दिया गया है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्रों की विफलता हो जाती है, उसे भी हम जनरली आपातकाल कह देते हैं। उसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। और यदि हम तीसरे आपातकाल की बात करें तो वो वित्तीय आपातकाल है, जो कि हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। एक भी बार हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये थी हमारे संविधान की, अब तक हमने 19 विशेषताएं देखी हैं। अब हम अगली विशेषता देखेंगे सहकारी समितियों की। अगली विशेषता है सहकारी समितियों के बारे में हमारे संविधान में क्या कहा गया है। सहकारी समितियों की हम बात करें तो इनका उल्लेख जो है वह जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन ये होता है 2011 में। अब बात की जाए तो ये जोड़ा कहाँ गया था, तो ये जोड़ा गया था भाग 9 बी के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि इसका उल्लेख और कहाँ देखने को मिलता है, तो अपने मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 के तहत भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 19 में भी ये कहा गया है कि सहकारी समितियां बनाने का भी क्या है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें मौलिक अधिकारों में भी मिलता है इनका उल्लेख।
और हम बात करें एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 43 में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 में भी सहकारी समितियों का उल्लेख देखने को मिलता है। उसमें कहा गया है अनुच्छेद 43 में कि राज्य जो होगा वो सहकारी समितियों को क्या करेगा, प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करेगा। आज की क्लास में हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में देखा। आपको यदि क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये द दुर्वा क्लासेस का प्लेटफॉर्म है। मेरा नाम है जयदीप सिंह और मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।